10 दिसंबर 2020 को, और उनकी जगह 6 नए जर्नैल आना। और इस दौरान अगर DGISI भी तब्दील हो जाते हैं तो खबर के हिसाब से ये सोने पे सुहागा है। तो फिर उसके बाद यकीनन ये दावे किए जाएंगे कि नए जो DGISI हैं उनकी कुछ और पॉलिसी है। जिस तरह हमारे यहाँ दावे होते हैं, मीडिया का एक हिस्सा आपको ये थ्योरियाँ फैलाता हुआ नजर आएगा, और ये काम शुरू हो गया है। शायद उस इदारे को भी नहीं पता होता। जी बिल्कुल। और जैसे कि अभी जैसा सुहेल वारिस साहब ने भी कॉलम लिखा, और आगे भी यकीनन इन्फॉर्मेशन भी होती है, और बाज़ कई लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर व्लॉग में भी मैंने यही बताया कि इस माहौल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है कि एक इतना बड़ा काम हो रहा है जी, क्योंकि सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट का पिलर जो स्तून है वो हमारे यहाँ जो है वो ये जो ज़माम में इक़्तिदार है उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। तो जब ये तब्दीलियाँ होंगी, शोर होगा, मीडिया पे खबरें आएंगी, जर्नैल बदल गए, नया DGISI आ गया, धरना आ रहा है, इन्होंने पता नहीं क्या है। हमारे सियासतदान खुद आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट के क्यों लाते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बशमूल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, किसी ने भी, मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ आज, कि किसी ने भी माजी से कोई सबक नहीं सीखा। सबक सिर्फ अपनी ज़ात तक सीखा है। वो ये कहना चाहिए कि वो एक शेर है जैसे कि मीर क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो जिस इशू की तरह वो बार बार जिक्र करते हैं जी, ये मसाइल हो गए जी, फ़लाँ मसला हो गया, आप हल भी ढूंढने के लिए उधर जाते हैं। मेरी नज़र में अगर हम अब इसको अपनी अगर डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करें, एक ही हल है इन सारी चीज़ों का, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाएंगे, इलेक्शन जितनी तेज़ी से बार बार होंगे, धांधली के ये मसाइल हैं, ये बाकी भी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नैब को आज़ाद करें और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको बंद कर दें। अभी भी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, बल्कि ज़्यादातर केसेस ही ऐसे हैं कि नैब किसी चीज़ में कुछ प्रूफ नहीं कर सका और लोग जो हैं वो रहा होते हैं, कि जिससे ये वाज़ा तौर पे नज़र आता है कि ये बल्कि वो क्लीन हो के बाहर। बिल्कुल। तो ये भी एक किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी जो कि मियाँ साहब के दौर से ही बदकिस्मती से शुरू हुई। मियाँ साहब ने एहतसाब कमीशन के सरबराह सैफुर रहमान के ज़रिए जरदारी साहब, बेनज़ीर, इन सब के ऊपर झूठे केसेस बनाए, फिर इन्होंने बनाए। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने उस इदारे को खत्म करना। तो ये बात तो मानी जा सकती है इमरान खान की कि उसने कोई नया केस उनके ऊपर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब में नज़र आती है, क्योंकि पॉलिटिकल जो इमरान खान साहब के वज़ीर हैं वो वही बात करते हैं जो नैब बात करता है। अच्छा, इसमें आपने बात की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, आपने इलामिया पढ़ा होगा, उसमें APC में एक चीज़ इलामिया के अंदर ये भी शिक थी कि ये इलेक्शन जो अब कराए जाएँ मुमकिन उनमें फ़ौज का कोई अमल दखल ना हो। तो क्या हमारे कोई दूसरे इदारे इतने मजबूत हैं कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा सकते हैं फ़ौज के बगैर? देखिए, इसके ऊपर दो राय है। एक राय तो ये है कि जब आप किसी से ये सवाल पूछते हैं कि जब कोई बंदा ये कहता है ना जी कि फ़ौज के पास है पावर, फ़ौज नहीं तो फिर कौन? तो कौन? तो लोग ये कहते हैं जी फ़ौज ने बाकी इदारों को मजबूत नहीं होने दिया। ठीक है, हम ये थ्योरी बाय करते हैं, मान लेते हैं जी फ़ौज का अमल दखल तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने नहीं करने दिया, लेकिन अभी सरेदा से इस मसले का हल निकालना है ना। हम हल की तरफ जाते हैं, या तो उसके पैरेलल आप कोई ऐसा एक इदारा सामने लेके आएँ। ठीक है, हम मानते हैं कि फ़ौज सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद रही, बाकी सारे मामलात भी, लेकिन उसके लिए एक मजबूत इलेक्शन कमीशन चाहिए। ठीक है जी, उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को आपस में बिठा के एक मेज़ के ऊपर साथ बिठा के सामने रख के। अब उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं? जिन इश्यूज़ की तरफ अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इशारा कर रही हैं, वो इश्यूज़ ये हैं कि बदकिस्मती से हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक डिबेटिंग क्लब बन गया है। उस पार्लियामेंट में अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ नंबर टांकने के लिए लोगों के पर्सनल जो वो जिसको कहा जाता है ना कि आज जी प्राइवेट मेंबर डे है, तो कोई किसी को खुश करने के लिए कोई बिल ले आता है। जिस तरह एक साहब PTI के बिल ले आए, उन्होंने कहा जी कि ये फौज या तारीख चेंज हुई है। आपको याद होगा मोहसिन दावड़ साहब का बिल जो प्राइवेट मेंबर का बिल था, वो बात जी अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत, बिल्कुल अच्छी शुरुआत। तो बिल्कुल कहने का ये मकसद है कि चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, उनकी तरफ से कानून साजी के ऊपर जो है वो ज़्यादा जोर होना चाहिए। उनकी तरफ से इदारों को, उन इदारों को जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको उन्होंने मजबूत बनाना है। ठीक है, उसको फाइनेंशियल एटोनोमस देनी है। मुझे ये बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे चाहिए होंगे, उसके तमाम तर दफातर किराए की बिल्डिंगों में होंगे, वो जिस जगह दफ्तर बनाएगा वहाँ की किसी एक सियासी शख्सियत ने उसे कोई किराए पे घर लेके दे दिया और वहाँ कराएगा, तो बिल्कुल जब वो फेवर लेगा लोगों से, वो जब इलेक्शन डे के दिन पोलिंग कराएंगे तो सियासतदान उन्हें खाने खिलाएंगे। उनके पास इतनी फाइनेंशियल एटोनोमस नहीं होगी कि वो खुद से अपना कोई एक कैटेगरी जो है वो सेटअप बना सके। तो इस चीज़ों की तरफ तो ना ही अपोजिशन ध्यान दे रही है, ना हुकूमत दे रही है। बात हो रही है क्योंकि आप लूप होल्स छोड़ते हैं ना। देखें, एक साइंस का भी असूल है, वो ये है कि जहाँ गैप होगा उसको कोई ना कोई चीज़ तो फिल करेगी।
ठीक है। तो जब आप गैप छोड़ते हैं तो उसको वही फिल करेगा, वो जरा पंजाबी के अंदर ना कि पानी लैंदे वाले पास आता है, तो ठीक है जिनका पानी ऊपर है, आप एस्टेब्लिशमेंट की बात मैं खुल के कह देता हूँ, तो वो पानी नीचे की तरफ ही आएगा ना जहाँ पे है। आप गैप ना छोड़ें, आप उस गैप को फिल करें, आप इदारों को मजबूत बनाएं। थोड़ी देर के लिए आप ये छोड़ दें कि हमने फौज से ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। इदारे मजबूत होंगे तो फिर सियासतदान को भी उतना ही क्लीन होना पड़ेगा ना, कि उस पर कोई दाग ना हो। नहीं बिल्कुल ये ठीक है बात, ये एक पूरा प्रोसीजर है, और अगर कोई ये समझता है कि इसका कोई शॉर्टकट है और चीज़ें ऐसे आंख झपकते ही ठीक हो जाएंगी, तो बात शुरू आपने यहीं से करनी है। चाहे आप 2020 में समझ जाएं इस बात को, चाहे आप 2040 में समझें, आपका नुक्ता आगाज़ यही होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये आपका नुक्ता आगाज़ है। अब उसमें बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मुल्क में बेशुमार इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में पिलडेट है, हमारे मुल्क में फैफन है, इस तरह के बेशुमार इदारे हैं, उनकी तजावीज़ हैं जो कि किताबों के अंदर बड़ी बड़ी गल सड़ रही हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, पार्लियामेंटेरियंस को साथ बिठाएं, कमेटीज़ का जो सिस्टम है, आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर, अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है वो कमेटीज़ को पार्लियामेंट की आंखें और कान कहा जाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि कमेटीज़ पार्लियामेंट चलाते हैं। हमारे मुल्क में आप देख लें कि कमेटीज़ का क्या किरदार है। एक चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग तक लेनी हो तो पॉलिटिशियंस को GHQ जाना पड़ता है, यानी कि उस वक्त कोई ये बात भी हो सकती थी, हुकूमत की भी ये नाकामी है। अगर पार्लियामेंट मजबूत होती तो उन्हीं लोगों को वो पार्लियामेंट में बुलाते हैं, जैसे मरियम नवाज ने खुद कहा। जी बिल्कुल ठीक है कि अगर ज़रूरत थी GB को, जैसे आप सूबा डिक्लेयर करने वाले हैं, तो आप उन लोगों को पार्लियामेंट में बुलाते और यहाँ मिलते। बिल्कुल देखिए ये पॉइंट तो जो है वो बिल्कुल उनका ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को हम मान सकते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू बन गया। आपको पता है कि जब कोई मुल्क सिक्योरिटी स्टेट बन जाता है तो फिर उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, उस मुल्क का जो फौज का जो किरदार है, उसको अब नहीं रोक पाते। तो वो ये पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट आज नहीं बना, इसमें बेशुमार लोगों की गलतियाँ हैं। जो 50 की दहाई में ये बना, इसमें यकीनन हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, यकीनन हमारे सियासतदानों का भी किरदार है। और अब अगर इस किरदार को आपने मिनिमाइज़ करना है तो इसका एक तरीका है। तुर्की की एग्जाम्पल हमारे सामने है, आँख झपकते नहीं हुआ, एकदम से नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा कोस भी हमने वहीं पे देखा। जी बिल्कुल। तो तुर्की में देखें उनका एक पूरा किस तरह से जो है वो तैयब अर्दगान साहब की पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आई, किस तरह से लोग उनके साथ आए, फिर उन्होंने हर चीज़ चेंज की, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर किया। तो ये नहीं हो सकता कि ये फार्मूला करामत साहब के लिए, ये मेरे लिए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मियाँ साहब की जितनी भी जो सियासी तारीख है वो हमें ये बताती है कि मियाँ साहब, और आज की ये सुहेल साहब का कालम जहाँ से आपने शुरू किया था, हमें ये भी ये बता रहा है कि बदकिस्मती से आज भी जो है वो मियाँ साहब इशारों के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जी उन्हें इशारा, यानी वो इशारा देख रहे हैं, यानी आज भी वो ये चाहते हैं। इनकी तरफ इशारा है और इमरान खान की बारी पे एम्पायर की उंगली, ये दोनों एक ही चीज़। बिल्कुल बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। और अगर इमरान खान तो एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेयर है ना जो बहुत बाद में आया, आप तो इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपको तो पता है इदारे कैसे चलते हैं। सबसे ज़्यादा समझदार। तो बिल्कुल आपसे हम ये कतन एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप आज भी इशारों की तरफ देखें। आज भी जो है वो आप एक मुंतखब हुकूमत, उसको आप ठीक है, आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें, आप अपोजिशन जोर बढ़ाए, आप सिलेक्टेड कहें, रिजेक्टेड कहें, जो मर्जी कहें, आप मुजाहरे करें, सारी चीज़ें आपका हक है। लेकिन अगर कल इमरान खान के लिए एक मुंतखब हुकूमत गिराना गलत था, तो आज आपके लिए एक मुंतखब हुकूमत गिराना ठीक हरगिज़ नहीं हो सकता। और साफ़ी दोस्तों से भी ये दरख्वास्त है, हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि कल अगर उनकी नज़र में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराना इमरान खान के लिए गलत था, जो इमरान खान नहीं गिरा पाए, उससे क्या गिरा पाए, नहीं गिरा पाए, 126 दिन बैठे रहे, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, इदारे भी साथ खड़े रहे उनके, मियाँ साहब के नहीं गिरी। वो तो पनामा एक मामला आया, वो एक अलहदा बहस है, कभी फिर किसी वकील आग में बात करेंगे। तो अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई हुकूमत गिरनी है, इसलिए वो मुल्क में हालात ही ख़राब करेंगे अगर होगा भी। और मकसद उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मैंने आपसे सामने बात की, सेनेट इलेक्शन से पहले अफरा तफरी मुल्क में फैलाना, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है। और बिल्कुल मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक चीज़ याद आ गई। अब देखिए हमारे यहाँ क्योंकि रिव्यू नहीं किया जाता चीज़ों का, आप भी एक जो है वो गाँव के बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक़ है, मेरा भी, आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जैसे जो है वो मेरे हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब जीते, लोग नाखुश हैं क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग जो हुकूमत PTI की है। लोगों को, गाँव के रहने वालों को इस बात का अंदाज़ा होता है। और अभी अगर वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन हो तो परवेज़ अशरफ साहब नहीं जीतेंगे क्योंकि लोगों ने काम करवाने हैं। तो लोगों के जहनों में ये होता है कि वही हुकूमत होनी चाहिए जो मरकज़ में, और हुकूमत का मतलब जिसके पास फंड्स हो, जिसके पास फंड्स हों। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे MNA MPs का काम ही फंड्स है। सेम केस इन कश्मीर, सेम इन गिलगित। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस्लामाबाद में, गिलगित में उनकी हुकूमत बनी। 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की थी, गिलगित में उनकी हुकूमत बनी। 2018 में PTI की है। तो ये सिस्टम हमें बता रहे हैं। कल अगर आप इसके ऊपर ये बात करें, बड़ी धांधली होगी जी, जिस तरह अभी बातें शुरू हो गई, एक माहौल बनाया जा रहा है।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मैंने खुद कवर किए हैं दोनों दफ़ा जाके, 2008 के भी 2013 के भी। लोग वहाँ के भी इसी तरह काम करवाना चाहते हैं। होता बेसिकली ये लोग वही नफ्सियात एक ही, वो पॉलिटिकल पार्टीज बदल लेते हैं ना। जो लोग पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे वो मुस्लिम लीग नून के साथ हो गए, उन्हें पता होता है नहीं आरसी हैं तो बिल्कुल। आज कर वहाँ पीटीआई वाले अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, तो धड़ाधड़ उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो रहे हैं।